हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस की समाज में महिलाओं के बारे में, महिलाओं की क्या स्थिति थी और उन्हें अधिकार मिले या ना मिले, नहीं मिले, इस बात की चर्चा करेंगे। तो अब तक हम लोग डायरेक्टरी शासन तक जहाँ तक पढ़ चुके हैं, वहाँ तक हमने देखा कि महिलाएं हर समय समाज में बहुत जिम्मेदारीपूर्ण गतिविधियों में शामिल रही हैं। लेकिन फिर भी अभी तक जितने भी कानून बने उसमें महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं मिला था। जबकि शुरू से फ्रांसीसी क्रांति में या फ्रांसीसी समाज में महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को, यानी जो जैकोबिनों की सरकार थी, क्रांतिकारी वर्ग के, उस सरकार में कम से कम उनके जीवन को सुधारने के लिए, महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम अवश्य उठाया जाएगा, ऐसी उनकी उम्मीद थी। क्योंकि तीसरे स्टेट यानी समाज का जो तीसरा वर्ग था, उसमें जितनी महिलाएं थी वो अधिकांशतः, तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थी अधिकांशतः वो अपने जीविका निर्वाह के लिए सबसे अधिक मेहनत वही लोग करती थी। जैसे वे अपने समाज और परिवार में को पालने के लिए सिलाई बुनाई का काम करती थी, कपड़ों की धुलाई का काम करती थी, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचना, और संपन्न घरों में जो कुलीन वर्ग के घर थे, जो उच्च वर्गीय लोग थे, उनके घरों में जाकर वो काम भी किया करती थी। कई महिलाओं को तो अपने जीवन निर्वाह के लिए वेश्यावृत्ति भी अपनानी पड़ती थी, और इन सब के साथ वो पुरुषों के साथ क्रांतियों में भी शामिल हुई थी। फिर भी अधिकांश महिलाओं के पास, जो तीसरे स्टेट की खासकर थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई या व्यावसायिक प्रशिक्षण के कोई मौके नहीं थे, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पढ़ाई लिखाई का केवल कुलीन वर्ग के पास ही अधिकार था, यानी कुलीन वर्ग की महिलाएं या लड़कियां ही पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। और तीसरे स्टेट में जो धनी परिवार, हम बार बार बता चुके हैं कि तीसरे स्टेट में भी 3 वर्ग था, तो उसमें जो ऊपर के वर्ग थे, धनी वर्ग के लोग, उन परिवारों की लड़कियां ही पढ़ाई कर सकती थी या कॉन्वेंट में जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को भी पढ़ाई के बाद शादी कर दी जाती थी, यानी नौकरी या सामाजिक राजनीतिक किसी प्रकार के कामकाज या अधिकार का उन्हें हक नहीं था। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद अब तक कोई राजनीतिक अधिकार या इवन कि मत देने का अधिकार भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया था। इसके अलावा जो कामकाजी महिलाएं थीं वो अपने परिवार का पालन पोषण भी करती थी और दूसरे का भी। तो जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन में लग करके घंटों घंटों पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, इन सब काम के बावजूद पुरुषों की तुलना में उनकी मजदूरी भी कम थी। तो उनकी मजदूरी भी पुरुषों जितनी नहीं थी, उनसे कम दी जाती थी, और उन्हें पुरुषों से कम आंका भी जाता था। अतः महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने के लिए या अपने हितों की रक्षा के लिए कई राजनीतिक क्लब शुरू किए। जैसा हमने देखा था जैकोबिन क्लब के समय फ्रांस के पुरुष कई क्लब बनाने लगे थे, वहाँ संगठन बनाते थे और उन पर चर्चा किया करते थे। वैसे महिलाओं ने भी फ्रांस में अपने क्लब बनाने शुरू किए, कई अखबार निकालने शुरू किए अपने अधिकारों की मांग के लिए। और इस तरह से फ्रांस में एक समय ऐसा था जब 60 से भी अधिक क्लब थे महिलाओं के, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर क्लब जो था वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन क्लब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लब थी उस समय। इनकी मांग ये थी सबसे प्रमुख कि पुरुषों के समान उन्हें भी राजनीतिक अधिकार यानी पॉलिटिकल पावर से अधिकार दिए जाए, कम से कम वोट देने का अधिकार। उन्हें वोट देने का जो अधिकार अब तक प्राप्त नहीं था वो चाहती थी। महिलाएं इस बात से भी निराश थी कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। एक जो पहला संविधान बना था 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद, उसमें महिलाओं को और बच्चों को निष्क्रिय नागरिक यानी का दर्जा दिया गया था, जो महिलाओं के लिए उत्साहवर्धक नहीं था। इससे वो निराश थी। इसके अलावा हम जानते हैं कि 1792 में
जब फ्रांस में नए चुनाव कराए गए तो भी जो कानून बना था उसमें 21 वर्ष से ऊपर की उम्र के उन सभी पुरुषों को जो संपत्ति वाले थे या संपत्ति विहीन, दोनों ही तरह के पुरुषों को मताधिकार का अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ भी महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचा गया और महिलाओं को कोई अधिकार, मत देने का अधिकार भी नहीं मिला था। इस तरह 1791-92 के कानून या में उन्हें कोई अधिकार नहीं दी गई थी। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने, उनकी जो मांगे थी उसमें था कि उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाए, मत देने का अधिकार मिले, असेंबली के लिए वो चुनी जाए यानी उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा भी होने का मौका मिले, और राजनीतिक पदों पर भी उन्हें आसीन किया जाए यानी कोई पॉलिटिकल पोस्ट भी उन्हें दिया जाए। इस तरह ये 3 मांगे थी महिलाओं की फ्रांस में। पहला, वोट देने का अधिकार मिले सभी महिलाओं को। दूसरा, कि असेंबली के लिए वो खड़ी भी हो सके, चुनाव लड़ सके। और तीसरा, कि उन्हें चुनाव जीत कर राजनीतिक पद भी प्राप्त होने का अधिकार प्राप्त हो। तो उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों की रक्षा हो सकेगी या प्रतिनिधित्व संभव हो सकेगा। यानी उनका ये मानना था कि अगर ये तीनों अधिकार हमें दिए जाएं तभी समाज में, फ्रांस के समाज में उनका प्रतिनिधित्व हो पाएगा। इसलिए इन सारी मांगों को लेकर महिलाएं हमेशा सक्रिय रहीं और क्रांति के लिए भी अग्रसर रहीं। तो प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून बनाए थे। हालांकि जो शुरू के जितनी भी सरकारें बनी थी उन लोगों ने छोटे छोटे सुधार लाए थे महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए। जैसे इसमें पॉइंट है पहला ये कि जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई थी, इसमें लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला था। तो सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। ये पहला पॉइंट है। उसके बाद अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। दूसरा ये पॉइंट था, जो छोटे छोटे सुधार हुए थे महिलाओं की दशा में। तीसरा था कि अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, मतलब स्वेच्छा से महिलाएं जब चाहे, लड़कियां जब चाहे, स्वेच्छा से शादी को अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उसका निजीकरण किया जाने लगा, यानी कि वो अपनी मर्जी से अब शादी कर सकती थी। ये तीसरा सुधार था। चौथा था कि तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया, यानी कानूनी रूप का मतलब था कि औरत और मर्द दोनों ही इसकी अर्जी या एप्लीकेशन, आवेदन देने का अधिकार दोनों को था। यानी जो भी तलाक चाहे, मर्द भी चाह सकता था, औरत भी चाह सकती थी, और दोनों को ही इसके लिए अर्जी देने का अधिकार मिला। ये चौथा। और अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, यानी वो बिजनेस करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह का व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। पाँचवा, छठा ये था कि कलाकार भी बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय यानी व्यापार भी चला सकती थी। इस तरह हम देखते हैं कि इस यहाँ पे 4-5 ऐसे छोटे मोटे सुधार किए गए थे महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए। लेकिन जो महिलाएं चाहती थी कि उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले, और राजनीतिक अधिकार तभी मिल सकता था जब उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें अब भी प्राप्त नहीं हो सका था। इसलिए महिलाएं लगातार संघर्षशील थीं क्रांति के लिए। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष इसलिए जारी रखना पड़ा था। तो आतंक का राज जब ख़त्म हुआ था, आतंक के राज के दौरान जब आतंक का राज चल रहा था, सरकार ने महिला क्लबों को बंद कर दिया। जो 60, हमने अभी बताया कि फ्रांसीसी समाज में 60 महिला क्लबें थीं, उन्हें आतंक के राज में बंद कर दिया गया, यानी उनके अधिकारों को दबाया गया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यानी अब महिलाएं जो भी राजनीतिक गतिविधियां कर रही थी, अखबार निकाल रही थी या क्लब में जा रही थी, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया और ऐसा कानून बनाया गया। ये सब आतंक के राज में हुआ। कई बार जानी मानी महिलाएं अगर कोई बहुत आगे बढ़ी हुई महिलाएं थी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पे यानी गिलेटिन पे भी चढ़ाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं को उम्मीद थी क्रांतिकारी सरकार, जैकोबिन सरकार से, कि उनके लिए कुछ सुधार लाया जाए, लेकिन आतंक के राज में आते आते उन पर और अधिक प्रतिबंध लगाया जाने लगा। मताधिकार और समान वेतन, ये उनकी 2 मांगे थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी वेतन या मजदूरी दी जाए और मत देने का अधिकार प्राप्त हो। इन 2 अधिकारों के लिए वो लगातार आंदोलन करती रहीं आगे भी और अगली सदी में भी।
ये अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन चलाती रही महिलाएं, जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ तक चलती रहीं। इन क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया, यानी वो कभी रुकी नहीं और अपनी राजनीतिक अधिकारों की मांग करती रही, आंदोलन करती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि अंत में 1946 ईस्वी में उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांसीसी समाज में स्त्रियों की जो क्रियाशीलता थी या भागीदारी थी और जो क्रांति इसके लिए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने चलाया था, उसे कभी रुकने नहीं दिया। भले कई प्रतिबंधित कानून बनाए गए, इसके बावजूद वो अपने आंदोलन को जारी रखी और जीत हासिल की 1946 ईस्वी में। इस तरह 20वीं सदी में जाकर उन्हें ये अधिकार प्राप्त हुआ। तो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हुई और इस तरह महिलाओं के लिए जो क्रांति थी वो सफल हुई। अब हम आगे दास प्रथा के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, यानी ख़त्म कैसे हुआ, दास प्रथा क्या थी और इसकी समाप्ति कैसे हुई। इसके बाद ही हम मानेंगे कि ये क्रांति सफल हुई, फ्रांसीसी क्रांति सफल हुई, क्योंकि महिलाएं और दास ये समाज के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं और अंग हैं जिन्हें न्याय मिलना ज़रूरी था। तो महिलाओं को तो मिल गया दास प्रथा। दास प्रथा हम जानते हैं कि एक अभिशाप है समाज में, क्योंकि व्यक्ति या आदमी सबको स्वतंत्र, जन्म से ही स्वतंत्र रहने का और आज़ाद रहने का अधिकार है, और उन्हें अगर गुलाम या दास बनाया जाता है तो ये गलत है। इसलिए दास प्रथा का उन्मूलन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फ्रांसीसी समाज में इसकी जड़ें भी बहुत मजबूत थी। अब हम पहले ये जानें कि दास प्रथा क्या है और ये फ्रांस में कैसे और क्यों शुरुआत हुई इसकी। तो दास प्रथा का उन्मूलन का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ था, ये याद रखना है। दास प्रथा का प्रारंभ 17वीं शताब्दी में हुआ था। और दास प्रथा क्या थी कि मनुष्यों को दास बनाकर उनका व्यापार किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान उन्हें भेजा जाता था। यही है दास प्रथा, जो उस वक्त पूरे यूरोप में फैला हुआ था और फ्रांस में भी। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती थी, पहले हम लोग इसे जानेंगे। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पूरे यूरोप में जो बड़े राष्ट्र हैं, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इन लोगों ने साम्राज्यवादी थे और इन्होंने अपने साम्राज्यवादी विस्तार को सफल बनाने के लिए कई उपनिवेश स्थापित किए थे। जैसे ब्रिटिशों ने या अंग्रेज़ों ने भारत को भी उपनिवेश बनाया था। तो हम साम्राज्यवादी देश उसे कहते हैं जब कोई देश अपनी सीमा से बाहर निकलकर किसी दूसरे देश पर अधिकार कर लेता है, तो वो साम्राज्यवादी कहलाता है। और जिस देश पर वो अधिकार करता है उसे अपना गुलाम या उपनिवेश बना लेता है, और फिर उसकी अपनी ज़रूरतें उस उपनिवेश के द्वारा ही पूरी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी था। फ्रांस के जो उपनिवेश थे, महत्वपूर्ण उपनिवेश, वो कैरिबियाई उपनिवेश थे, यानी कैरेबियन देश थे, जिनमें मुख्य है मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगो। ये तीन जो है, मार्टिनिक, गॉडेलोप और सैन डोमिंगो, ये तीन कैरिबियाई उपनिवेश हैं जो फ्रांस के थे। तो इन उपनिवेशों से फ्रांस में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी, इन वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति होती थी। तो इन तीन उपनिवेशों से फ्रांस को मिलता था तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी। लेकिन चूँकि ये बहुत दूर थे उपनिवेश फ्रांस से, तो उतनी दूर फ्रांस के कुलीन वर्ग के या उच्च वर्ग के या व्यापारी वर्ग के, जो व्यापारी थे या सौदागर थे, उनके लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था कि वो इतनी दूर कैरिबियाई उपनिवेश जाएं और इन वस्तुओं को लाएं। तो इस काम के लिए उन्हें कुछ दासों की ज़रूरत पड़ी, गुलामों की ज़रूरत पड़ी, ऐसे नौकर जो उनके लिए इस काम को कर सके, यानी कैरिबियाई उपनिवेश में जाकर उपनिवेशों से उन्हें ये सामान की आपूर्ति करा सके। इसी विचारधारा को लेकर, क्योंकि अपरिचित, एक तो ये देश अपरिचित थे और बहुत दूर थे, तो वहाँ यूरोपियों को जाने की इच्छा नहीं थी।
और इस नहीं जाने से बागानों में श्रम की कमी हो रही थी, उनका व्यापार नहीं आगे बढ़ रहा था क्योंकि इसके लिए दासों की ज़रूरत थी। इसलिए इस कमी को पूरी करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के बीच, इन तीनों बड़े देश जो थे यूरोप के, इनके बीच नहीं, ये तीनों महादेश जो थे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इनके बीच एक त्रिकोणीय दास व्यापार शुरू हुआ। त्रिकोणीय दास व्यापार इन तीनों महादेशों के बीच, और यहीं से ये दास प्रथा की शुरुआत हुई। तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये जो त्रिकोणीय दास व्यापार था। तो फ्रांसीसी जो थे सौदागर या व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी जो थे, उनके लिए क्या था कि बोर्दे और नांते, ये दो बंदरगाह थे। बंदरगाह मतलब जहाँ बड़े बड़े व्यापारी जहाज़ रुकते हैं। तो बोर्दे और नांते बंदरगाह जो थे, वहाँ से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाना था। फ्रांसीसी सौदागरों के लिए बोर्दे और नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाना होता था, जहाँ से ये सौदागर स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। यानी दासों का व्यापार होता था, उन्हें गुलाम खरीदे जाते थे। यानी अफ्रीका तट पर जहाज़ ले जाकर ये सौदागर, फ्रांसीसी सौदागर दास खरीदते थे, यानी अफ्रीका से। और अब इन दासों पर अपनी पहचान चिन्ह लगाते थे, उन्हें दाग कर, यानी उन्हें गर्म लोहे से दाग कर उनके शरीर पर, उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर अपने देश का मतलब मुहर लगाते थे। और हथकड़ियाँ पहनाकर अटलांटिक महासागर के पार करीबियाई देशों तक, जो काफ़ी लंबी या समुद्री यात्रा होती थी, अब इन दासों को अफ्रीका तट से खरीद कर ये फ्रांसीसी व्यापारी उन्हें दाग कर, हथकड़ियाँ पहनाकर अटलांटिक महासागर के पार करीबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूंस देते थे। यानी इन व्यापारियों को इन दासों को अफ्रीका से खरीद कर इन्हें उस जहाज़ में बैठाया जाता था जो अटलांटिक महासागर को पार करके करीबियाई देशों में जाता। और ये लंबी यात्रा थी 3 माह की। इस 3 माह की समुद्री यात्रा के लिए उन्हें जहाज़ों में बैठा दिया जाता था और वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इस तरह दास श्रम के बल पर, यानी दासों के ही मेन मेहनत और काम, श्रमिक जो थे वो दास थे, उनके ही बल पर यूरोपीय बाज़ारों में, इस तरह पूरे यूरोप के बाज़ारों में चीनी, कॉफ़ी और नील, इनकी जो बढ़ती मांग थी, इसको पूरा संभव करने वाले कौन थे? दास थे, अफ्रीकन दास। और इन दासों के बलबूते ही यूरोप अपने बाज़ार को फैला रहा था। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह इन्हीं दासों के कारण फल फूल रहे थे। इस तरह ये दास व्यापार जो था एक घृणित काम था, जो बड़े यूरोपीय देश कर रहे थे, लगे हुए थे इसमें। और इसका उन्मूलन जब तक नहीं होता तब तक फ्रांसीसी क्रांति सफल नहीं हो सकती थी। तो अब 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। ये 17वीं सदी से चल रहा था दास व्यापार, लेकिन 18वीं सदी में भी इसकी अधिक निंदा नहीं हुई, ये चलता रहा। नेशनल असेंबली जो बनी थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद, नेशनल असेंबली यानी राजतंत्र के ख़त्म होने के बाद, लुई 16 की को फांसी पर चढ़ाने के बाद जो नेशनल असेंबली बनी थी, उसमें हालांकि बहुत लंबी बहस हुई थी इस बारे में कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार और उपनिवेशों में रहने वाली जो प्रजा है, ये इस बात पर लंबी बहस नेशनल असेंबली में हुई थी कि जो फ्रांस के मूल निवासी हैं और जो इन उपनिवेशों में रहने वाले जो प्रजा है, उन दोनों ही को अधिकार दिए जाएं या ना दिए जाएं, इस पर लंबी बहस हुई थी। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से, लेकिन चूँकि दास प्रथा अगर ख़त्म उस समय कर दी जाती तो उस पर निर्भर जो व्यापारी थे उनका व्यापार चौपट हो जाता। अतः उनके विरोध के कारण के डर से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया दास प्रथा के उन्मूलन का या दास प्रथा को समाप्त करने का कोई कानून नहीं बनाया, नहीं तो व्यापारी वर्ग उनसे नाराज़ हो जाते। तो इस तरह ये व्यापार फिर भी चलता रहा। लेकिन अंत में सन 1794 ईस्वी में, 1794 में जो नई कन्वेंशन की सरकार बनी,
तो उसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में 1794 मतलब आतंक के राज के बाद जो नई कन्वेंशन सरकार बनी, उसने फ्रांसीसी उपनिवेशों में, माने जो फ्रांस ने उपनिवेश कायम किए थे जहाँ से वो गुलाम लाता था, में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा कानून था जो 1794 ईस्वी में बना। और अब फ्रांस में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दासों को मुक्ति मिल गई। पर यह कानून भी एक छोटी सी ही अवधि तक लागू रहा, बहुत दिनों तक ये नहीं चल सका। 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने, क्योंकि 1794 के 10 वर्ष बाद ही जब नेपोलियन का शासन शुरू हुआ, तो उसने फिर से दास प्रथा को लागू कर दिया था। तो इस तरह 1794 के कन्वेंशन सरकार ने जिस दास प्रथा का अंत किया, उसे नेपोलियन ने फिर से शुरू कर दिया था। और बगान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निगरों की लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। और इस तरह से नेपोलियन ने एक बार फिर से अफ्रीकी निगरों, इन्हें निगरों कहते थे, को फिर से गुलाम बनाने की आज़ादी दे दी। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में हुआ है। 1848 ईस्वी में पूर्णतः उन्मूलन हुआ दास प्रथा का। लेकिन बीच में पूरी 17वीं सदी से शुरू होकर के ये 18वीं सदी तक चलता रहा। इस तरह हम देखते हैं 19वीं सदी में जाकर इसका पूर्णतः अंत हुआ। तो जब, और निग्रो किसे कहते हैं? अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निग्रो कहते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। निग्रो किसे कहते हैं? अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोग निग्रो कहलाते हैं। ये शब्द जो है उन्हें पुकारने का, निग्रो, ये एक अपमानजनक शब्द है जिसका प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब आजकल इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया है, निग्रो कह के किसी को भी नहीं पुकारते। इस तरह से हम देखते हैं जब दास प्रथा का उन्मूलन हो गया और महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिल गया, तो और पुरुषों को तो पहले से मिला था। इस तरह धीरे धीरे देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति सफलता की ओर अग्रसर हो रही है। और फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के समाज में जितने भी मतभेद थे या जितनी भी बुराइयां थी वो धीरे धीरे दूर हो गई इस क्रांति के बाद। एक और चीज़ है कि अब क्रांति के बाद जब धीरे धीरे अनेक सुधार हो चले, तो फिर लोगों की रोज़ाना की जो ज़िंदगी है आम लोगों की, उनमें कैसे आज़ादी का भाव आया, या वो हर क्षेत्र में कैसे वो आज़ाद हुए या आज़ादी से रहने लगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। कि हम लोग पढ़ा था 1789 में जब बास्तिल का पतन के साथ ही फ्रांस में क्रांति शुरू हुई थी। तो बास्तिल यानी कि राज दरबार का जब किले का पतन हुआ था, तो उसी वक्त एक नया कानून अस्तित्व में आया था और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कानून था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी सेंसरशिप की समाप्ति प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री, इस तरह से सेंसरशिप की समाप्ति यानी प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जिस देश में प्रेस स्वतंत्र नहीं है वो देश आज़ाद नहीं कहा जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। और फ्रांस में जहाँ इतना सब कुछ हो रहा था, इतने सुधार हो रहे थे, वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता भी ज़रूरी थी। तो राजतंत्र के समय में क्या था, जब लुई 16 थे, 14, 15, 16 इन लोगों के काल में राजतंत्र के समय बिना राजा के परमिशन के कोई भी चीज़, लिखित सामग्री हो या कुछ भी, तमाम लिखित सामग्री या सांस्कृतिक गतिविधियाँ, चाहे वो किताब हो, अखबार हो, नाटक हो, ये सब राजा के परमिशन के बिना पास नहीं किया जाता था, प्रकाशित नहीं किया जा सकता था। यानी उस पर राजा का अधिकार होता था। राजा जो चाहता था अपने पक्ष में वही छपता था और वही लोगों तक पहुंचता था। लेकिन इस क्रांति के बाद प्रेस पर से ये प्रतिबंध हटा लिया गया और अब ये घोषणा पत्र जो था ये भाषण की और अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया। यानी अब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और आज़ादी मिल गई। यानी अब जितनी भी अखबार पर्चे, पुस्तकें जितनी भी छप रही थी उनकी बाढ़ आ गई। लोग तेज़ी से ये गांव देहातों तक पहुंचने लगे, लोग अपने विचार इसमें व्यक्त करने लगे और फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में लोग टिप्पणी भी करते रहे। इस तरह प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोध भी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। यानी अब सरकार के खिलाफ भी कोई लिख सकता था, बोल सकता था, जो पहले नहीं था।
तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी फ्रांसीसी क्रांति की। अब क्या था कि पढ़े लिखे लोगों की तो एक ही पक्ष था, मुट्ठी भर लोग ही थे जो पढ़े लिखे थे, जो किताबों और नॉवेल को या पढ़ते और समझ पाते। लेकिन इनका रूप अब नाटक, संगीत, उत्सव आदि के रूप में देखा जाने लगा, जो गांव तक, देहातों तक पहुंचता था और लोग उसे देखकर समझते थे, अपने विचार व्यक्त करते थे। इस तरह हम देखते हैं कि मीडिया की या प्रेस की जो स्वतंत्रता का अधिकार मिला लोगों को, इसने क्रांति को पूर्णतः सफल बना दिया और फ्रांस की राज्य क्रांति में सारे सुधार हो गए। अंत में हम थोड़ा सा जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, फिर ये सब चैप्टर समाप्त होगा कि नेपोलियन का जब पीरियड शुरू हुआ 1804 ईस्वी में, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। वो एक सैनिक था और उसने बहुत शक्ति अर्जित कर ली थी और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों, वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और उसने अपने आसपास के जितने भी यूरोपीय देश थे वहाँ की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को हटाकर, यानी राजतंत्र को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, कुछ अच्छे सुधार भी किए, उनकी बागडोर अपने ख़ानदान के लोगों के हाथों में दे दी। इस तरह वो एक तंत्रीय शासन का हिमायती था, यानी पूरी शक्ति अपने हाथों में ले ली, अपने परिवार के हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, यानी यूरोप के आधुनिक बनाने में वो अपने आप को श्रेय देता था। उसने निजी संपत्ति, यानी जो व्यक्तिगत संपत्ति थी, पर्सनल जो किसी की प्रॉपर्टी थी, उसकी सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए। यानी उसके सुधारों को हम जाने कि नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और क्या क्या किया। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली बनाई, यानी पूरे फ्रांस में एक समान, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, सभी जगह पूरे देश में नाप तौल की एक प्रणाली चलाई, जो बहुत अच्छा सुधार था। शुरू में बहुत सारे लोगों को लगा कि नेपोलियन मुक्तिदाता है, लेकिन जनता को स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद भी थी। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ कि वो चूँकि सेनाओं के द्वारा शासन चलाता था, तो सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। धीरे धीरे लगा कि वो बहुत निरंकुश होता जा रहा है। आखिरकार 1815 ईस्वी में ये यूरोप में एक लड़ाई हुई, वाटरलू की लड़ाई, उसमें नेपोलियन की हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में भी मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया, लेकिन उसने कई सुधार अच्छे किए थे जिसका असर बाद में हुआ। लेकिन इस तरह नेपोलियन का फिर पतन हो गया और इस तरह फ्रांस के समाज में या फ्रांस की राजनीति में ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो राज्य क्रांति के रूप में आई। और उसने बहुत अच्छे अच्छे आदर्श सामने रखे, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जनवादी अधिकारों के विचार। फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विरासत थी और देन थी। ये विचार उस समय सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप के देशों में भी फैले, यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी फैले, जिसके ही कारण भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुआ, क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति की तर्ज पर यहाँ भी लोगों ने ब्रिटिशों का बहिष्कार किया और भारत आज़ाद हुआ। इस तरह से पूरे यूरोप में जो भी देश परतंत्र थे या जहाँ भी राजतंत्र था, जहाँ भी एक तंत्र था या निरंकुश शासन थी, वो सारे देश फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर क्रांति में किए और आज़ादी पाई। तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श या उसके परिणाम दूर दूर तक फैले। इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ, क्योंकि पहले वो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी वो ख़त्म हुआ। औपनिवेशिक समाजों में, औपनिवेशिक माने उपनिवेश जहाँ से गुलाम खरीदे जाते थे, तो समाजों में संप्रभु राज्य की स्थापना हुई। लोग अब अपने राष्ट्र का निर्माण करने लगे, परतंत्रता चली गई। आंदोलनों में दासता से मुक्ति मिली, यानी जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, ये सारी नई परिभाषाएं आई। भारत में इसके हिमायती थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, जो कि फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रेरित थे और इसी के आधार पर वो भारत में आज़ादी चाहते थे। इस तरह हम देखते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति ने पूरे विश्व में आदर्श स्थापित किए। आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।